वेलकम बैक दोस्तों। कल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री में लेक्चर फर्स्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़े थे, उसके प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मैटर के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। जो भी मैटर है, जिसे आप लोग पदार्थ कहते हैं, मैटर किससे मिलकर बना होता है? जरा देखिए, कोई भी मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे, अणु कहेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। कोई भी परमाणु 3 प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी आप केवल इतना ही समझिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कोई भी मैटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो भी मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इन सभी को हम लोग कण के नाम से जानते हैं। कण या पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि कोई भी मैटर अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कण के स्थान पे क्या क्या हो सकता है, जरा आप समझिएगा। कण के स्थान पे अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन ईटीसी हो सकते हैं कण के स्थान पे। तो पहले तो हम लोग समझ लें मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हैं। जब हम एटम्स के बारे में जान जाएंगे तो अच्छे से हम लोग एलिमेंट या तत्व के बारे में समझ सकते हैं, कंपाउंड के बारे में समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको तत्व और यौगिक के बारे में बताएंगे, परंतु उससे पूर्व आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या होते हैं। तो एक लाइन में आप कहना चाहें कि कोई भी मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मैटर का अपना एक द्रव्यमान होता है। मैटर जहाँ भी रहते हैं पदार्थ को अपना स्थान घेरता है, ये इसकी विशेषता होती है। और मैटर की डिफिनीशन आप बहुत इजी वे में कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं सब मैटर है। इस दुनिया में सब कुछ मैटर है, सब कुछ पदार्थ है। भाई पूरा ब्रह्मांड ही देखा जाए, पूरा यूनिवर्स 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है आपका मैटर और दूसरा है एनर्जी। मैटर और एनर्जी। तो कहीं अगर मैटर है उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी को हम लोग केवल देख तो पाते नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं, परंतु मैटर को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो है इस आधार पर। तो चलिए पहले हम लोग आज ये समझ लें कि जो भी मॉलिक्यूल और एटम है ये क्या होते हैं। चलिए एटम और मॉलिक्यूल को हम लोग समझ लेते हैं। एटम की तुलना में कुंवारे लड़के से करता हूं और मॉलिक्यूल की तुलना में शादीशुदा व्यक्ति से करता हूं। बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। देखिए, ना तो एटम को खुली आंखों से देखा जा सकता है, ना तो मॉलिक्यूल को, परंतु समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी अंधेरे कमरे में आप बैठे हो, झरोके से जो लाइट आती हो, तो आप उस लाइट में देखेंगे बहुत छोटे छोटे कण घूमते रहते हैं। उसको आप एटम या मॉलिक्यूल मान सकते हैं, परंतु दोनों में क्या डिफरेंस है जरा समझ लें। तो इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं। जो एटम जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे गोलाकार कण होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। हम मान लेते हैं हमारे पास एक एटम ए है, एक बी, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ए बी है। ऐसा समझ लीजिए, ए एक लड़का है, बी एक लड़की है, शादी करा दिया गया तो ए बी बना, जो कि शादीशुदा व्यक्ति, ए बी एक मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें छोटा कौन है, तो आप कहेंगे एटम छोटा है। भाई इसमें 2 लोग जुड़े हैं तभी तो ये बना है। तो एटम और मॉलिक्यूल में पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया, जो एटम होते हैं स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल क्या होते हैं? लार्जर होते हैं देन एटम। ध्यान से मेरी बात को समझते जाइएगा। एक बात और समझ लीजिए, ये एटम जो होते हैं ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं,
हमेशा याद रखें। क्यों? उसका रीजन आप समझिए कि ये ऊर्जावान होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं। एनर्जाइज्ड मतलब ऊर्जावान, और जिसके पास ऊर्जा है वो कभी अकेला नहीं होगा, उसके 4-6 लोग 10-20 लोग होंगे, अर्थात ये अकेला नहीं रहना चाहता, ऊर्जावान है। जबकि ये भी ऊर्जावान होता, बट इसकी एनर्जी लेस होती है, इसकी एनर्जी मोर होती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं मोर एनर्जी, परमाणु की ऊर्जा ज्यादा, अणु की ऊर्जा कम। अब एक बात केमिस्ट्री में समझिएगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा वो ज्यादा क्रियाशील। भाई जाहिर सी बात है, अभी आपको 10,000 रुपया गिरा मिल जाए, आप लेते हो तो दिमाग आपका काम करना शुरू कर देता है कि कहाँ जाना है भैया, मोबाइल कौन सा लेना है, और आपके पास 1 रुपया ना हो तो आप लेते रह जाते हैं। इसका मतलब आपको क्रियाशील कौन बनाता है? रुपया। रुपया केमिस्ट्री मतलब रुपया को हम लोग एनर्जी से समझेंगे, मनी लाइक एनर्जी इन द केस ऑफ केमिस्ट्री। अब एनर्जाइज हो गया। अब जो परमाणु है, एटम है, ये अकेले रहना नहीं चाहते, ये जाहिर सी बात है जुड़ के रहना चाहते। कोई भी परमाणु हमेशा अणु के रूप में रहना चाहता। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न हो, सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है, केमिस्ट्री कहती है वो ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो मोर रिएक्टिव है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये लेस रिएक्टिव है। बात वही है, आपके पास 10,000 रुपया दिन भर दौड़ोगे क्योंकि आप ऊर्जावान बने हो, जेब में 1 भी रुपया ना हो, घर पे बैठे रहोगे, इसका मतलब पैसा ज्यादा है तो एनर्जी है। लेकिन जैसे शादी हो जाती है, कहीं निकलने का मन नहीं करता, घर में बैठे रहते हैं। अब आप अगला समझिए, केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट और है, ऊर्जा बढ़ेगी खतरा मंडराएगा। 10,000 रुपया जेब में रहेगा, चोर आपके पीछे लग जाएंगे। अर्थात केमिस्ट्री कहती है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या? एनर्जी तो आप समझ गए, किसी भी व्यक्ति को क्रियाशील बनाएगी एनर्जी। स्टेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, खतरा मंडराएगा। स्टेबिलिटी मीन्स टिकाऊपन से है। मोर रिएक्टिव है तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी मतलब इनकी लाइफ कम है, बहुत जल्दी ये किसी जुड़ जाके दोस्ती कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं लेस स्टेबल, हम लिख सकते हैं मोर स्टेबल, ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अब एक बात और बताइए कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? अभी आपको शायद रिएक्शन की जानकारी ना हो, परंतु चलिए मैं देसी भाषा बता रहा हूँ कि जिसकी शादी नहीं हुई है वही तो शादी करेगा। जो व्यक्ति कुआरा है, दिन भर साइकिल लेके दौड़ रहा है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और जैसे ही वो मालिक्यूल में बदला, जैसे ही उसकी शादी हुई, कहीं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई। लॉजिक इसके पीछे भी समझिए, मैं अभी आगे बताऊंगा। जब मालिक्यूल, एटम आपस में पास आएंगे मालिक्यूल बनाने के लिए तो टकराते हैं, और टकराते जब एनर्जी लॉस होती है इन्वायरमेंट में, वो बाद की बात है। बात ये हुई है लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये नेचुरल लॉ है कि हर चीज स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है एटम लेस स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे, ना बाबा मुझे नहीं रहना, मैं तो मोर स्टेबल फॉर्म में रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? हर एटम शादी करना चाहता है। जब शादी करना चाहेगा, क्योंकि शादी मतलब स्टेबिलिटी, अब जब शादी करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है कहाँ हिस्सा लेगा? शादी अटेंड करेगा, जाएगा, जितनी भी शादियां होंगी वहां जाएगा। भाई हमारी भी शादी हो जाए। तो हम कहना क्या चाहते हैं? जो एटम होता है ये अभिक्रिया में भाग लेता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो थोड़ा सा टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, बट मॉलिक्यूल ऑलरेडी शादीशुदा है, ये क्या किसी शादी में भाग लेगा? डज नॉट टेक पार्ट। अरे भैया ये इंग्लिश नहीं है, इसको हिंदी ही समझिए, बहुत इजी हिंदी इंग्लिश है, इसको हिंदी समझ लीजिए। अब अगला कॉन्सेप्ट है, भैया फ्री कौन है, स्वतंत्र कौन है, टेंशन किसको नहीं है? अरे टेंशन उसी को नहीं है जिसकी शादी हो गई है, और जिसकी नहीं हुई टेंशन है। तो जरा देखिए, मॉलिक्यूल की शादी हो चुकी है, दोस्ती कर चुके हैं, इट मींस दे आर टेंशन फ्री। इसका अर्थ क्या हुआ? जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, तो हम लिख सकते हैं दे आर फ्री। और भैया एटम फ्री नहीं है, कैसे फ्री नहीं है? नॉट फ्री। कैसे फ्री नहीं है? ऊर्जा बहुत ज्यादा है, हमेशा भाग दौड़ कर रहे हैं, फ्री नहीं है। फ्री मतलब जिससे कोई टेंशन ना हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।
एटम और आप समझिए ये गोलाकार कण होते हैं, बहुत छोटे कण। हल्की सी बात अभी आप समझ लीजिए, बाकी सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल चर्चा होगी। गोलाकार है, इनके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। याद रहे, मान लेते हैं इसको ये हाइड्रोजन का परमाणु है, तो क्या हाइड्रोजन का परमाणु अकेले रहेगा? भैया ना, कोई भी परमाणु अकेले नहीं रहेगा। केवल 4 लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी परमाणु हैं सब शादीशुदा हैं, अर्थात सब मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे। केवल 4 लोग हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। बस यही 4 है जो शादी वादी नहीं करते, बाकी सब शादी करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन वेंशन लेना नहीं है। तो हाइड्रोजन जो परमाणु है किससे शादी करेगा? अरे भैया ये क्लोरीन से कर सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कर सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कर सकता है। ये हम लोग आगे देखेंगे। मैं मान लेता हूं कि इसने हाइड्रोजन से शादी कर लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से दोस्ती कर लिया, शादी कर लिया, केमिस्ट्री। अब क्या बना, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो बना क्या, H2। अर्थात जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु। तो परमाणुओं के आपस में मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो जाहिर सी बात है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए परमाणु के बारे में हम लोग सीख गए, तो अब तत्व के बारे में हम लोग सीखेंगे। तत्व क्या है, समान कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल बहुत सरल समझिए। मम्मी सोने की रिंग पहनती हैं, सोना एक क्या है, तत्व है। चांदी पायल पहनती हैं, चांदी एक तत्व है। तो अगर बात करिए तो जो ये चांदी है पायल, ये किससे मिलकर बना होगा, ये चांदी के ही कणों से तो मिलकर बना है। अर्थात जो भी तत्व होते हैं वो याद रखिएगा समान प्रकार के कणों से मिलकर बने। अगर चांदी है, जैसे मैंने कहा चांदी तत्व, तो इसका मतलब इसमें चांदी के ही हजारों लाखों अरबों परमाणु है, एटम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी तत्व समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब वो कण क्या होते हैं, देखिए याद रहे, वो कण या तो परमाणु हो सकता है, या तो अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा हीलियम तत्व, अभी शायद तत्व के बारे में, हीलियम के बारे में आप ना जानते हो, लेकिन बता दो एक तत्व है, कुल मिला के 118 तत्व, मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था। हीलियम तत्व जिसका प्रतीक He है, तो मैंने पहले बता दिया हीलियम ये अकेले पाया जाता है, ये एक गैस है। हीलियम क्या है, गैस है। तो अगर मैं बात करूं हीलियम गैस की, तो ये हीलियम के कणों से, हजारों लाखों कणों से मिलकर बना है। जो हीलियम गैस है वो हीलियम परमाणु के हजारों परमाणुओं से मिलकर बना होता है, हीलियम तत्व। अब जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन तत्व, तो जो ऑक्सीजन है हमेशा, ये भी एक गैस है, ये हमेशा O2 के रूप में पाई जाती है। अधिकतर गैसेज वो अणु के रूप में पाई जाती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन को एंड क्रिप्टॉन को छोड़कर। तो जो ऑक्सीजन तत्व है वो गैस के रूप में पाई जाएगी, और वो भी O2 के रूप में। अब जैसे एक बर्तन में ऑक्सीजन गैस रखी है, तो उसे आप क्या कहोगे, उसे अणु कहोगे कि गैस कहोगे कि तत्व कहोगे? तो देखिए उसे आप गैस भी कह सकते हो, क्योंकि वो उसके अंदर गैस का लक्षण है। गैस के लक्षण ये होते हैं कि जो उनके कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठोस और द्रव के अपेक्षा। परंतु ऑक्सीजन गैस को आप तत्व भी कहेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्सीजन के हजारों लाखों अणुओं से मिलकर बना है। हमेशा याद रखिएगा किसी भी तत्व में समान कण ही होते हैं। ये नहीं कि ऑक्सीजन गैस है, अगर मैंने इसे तत्व कहा है तत्व है, तो ये नहीं ऑक्सीजन के अलावा इसमें कोई दूसरा कण आ ही नहीं सकता। अगर दूसरा कण आ गया तो समझिए तत्व हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा वो इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। ऐसे सोडियम तत्व मैंने कहा, अब जो सोडियम तत्व है ये वास्तव में ये ठोस के रूप में पाया जाएगा, और वो भी सोडियम आयन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, सोडियम आयन। अब आप कहेंगे सर आयन क्या है, तो हल्का सा समझ लीजिए, यदि कोई परमाणु हो, परमाणु के अंदर क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की और इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागना माइनस ही, तो समझ लीजिएगा वो बनाएगा धनायन। किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो परमाणु पे धन चार्ज आ जाता है। अब ऐसे परमाणु जिस पर धन आवेश होता है उसे धनायन कहते हैं। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री में एनर्जी से, पैसे से समझा जाए। अगर आप पैसा किसी से उधार ले लिए
तो इसका मतलब आपके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋण चार्ज आ जाएगा, आप ऋणी हो जाओगे, तो उसे बोला जाएगा ऋणायन। तो ये जो धनायन और ऋणायन है ये दोनों आयन है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो याद रहे जो तत्व होता है वो समान प्रकार के कणों से तो बना होता है। वो कण क्या क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। जैसे अगर सोडियम धातु आप लेंगे तो सोडियम धातु में Na+ ही पाया जाता है। जो Na परमाणु है इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अब आप कैसे समझेंगे कि कौन सा परमाणु त्यागेगा इलेक्ट्रॉन को, कौन सा नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये आप लोग इसी चैप्टर में सीख जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगे हाथ ये भी देख लीजिए, टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट 3 प्रकार के हैं, एक तो मेटल्स है, धातु, सेकंड है नॉन मेटल्स, अधातु, तीसरा है सब मेटल्स, उपधातु। अब इन तीनों के बारे में समझने के लिए एक छोटी सी बात समझ लीजिए। मैंने पहले से बताया था कि परमाणु गोलाकार कण है, सही है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जहां इस परमाणु की समस्त एनर्जी स्टोर है। इस न्यूक्लियस में 2 चीज होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे हम लोग सेकंड चैप्टर में डिटेल चर्चा करेंगे। और प्रोटॉन की जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये सर्कुलर पाथ मैंने बनाया है, वृत्ताकार मार्ग इसको बोला जाता है, इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये परमाणु की संरचना है। याद रहे कि परमाणु के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं। अगर आप परमाणु से छेड़खानी करेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होंगे, केवल इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो सबसे बाहर है। भाई बाहर कोई मिलने आएगा तो घर में जो रहेगा उससे थोड़ी मिलेगा, बाहर वाले से मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे चक्कर लगाता रहता है, जरा उसको समझ लीजिएगा। तो इस परमाणु के अंदर डिस्टर्ब करना चाहूंगा तो न्यूक्लियस को गलती से भी डिस्टर्ब मत करिएगा, बिकॉज ऑल द एनर्जी आर स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस, फुल ऑफ द एनर्जी। तो जहां एनर्जी उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिएगा, अदरवाइज आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए आप इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ जरा समझिए। मैं किसी परमाणु, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं, लेकिन स्पेशल टेक्निक से। भैया एटम बहुत छोटा है, पकड़ में नहीं आएगा। स्पेशल टेक्निक हाई फाई कंट्रोल लैब में होगा ये सब। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, -e कर दिया, तो जाहिर सी बात है किसी भी एटम में प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। ये हल्का सा भी समझ लीजिएगा। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होते हैं, माने जितना पॉजिटिव चार्ज होता उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, माने इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। यही कारण है कि पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या समान होने के कारण एटम क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। एटम गोलाकार होने के साथ साथ न्यूट्रल भी होता है, बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर सेम, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो इस जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये जो मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल्स है, इसको समझने के लिए ये आपको समझना होगा। एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, निकाल सकते हो भैया, क्योंकि सबसे बाहर है, घूम रहा है, पकड़ के खींच लो, निकल जाएगा। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को डाला भी जा सकता है, ओके। और कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ऐसे एटम जिनसे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता हो या खुद निकाल दे हो, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं, दिल के दिलदार होते हैं, पैसा को लुटाते हुए चलते हैं, उनको मेटल्स कहते हैं। ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को स्वयं लॉस कर दें, वो मेटल्स होते हैं। ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखते हैं, हमेशा लेने की बात करते हैं, दैट विल बी नॉन मेटल। और सब मेटल्स हैं, ये कंडीशनल होते हैं, जरूरत पड़ेगी दे देंगे और जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। तो अभी मैं इसके एग्जांपल्स आपको नहीं बता रहा हूं। जब मैं एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स मैं आपको समझा के याद करा दूंगा, अपने आप एलिमेंट्स को आप मेटल्स, सब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दोगे। तो आगे का जो भी मैटर होगा वो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। थैंक यू।